हेलो मेरे प्यारे ऑनलाइन दे चीते चीतियों। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन एक ऐसे चैप्टर का जो आपके एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर का शॉर्ट आने वाला है। ये नोट्स बस आप समझ लेना कि बिल्कुल ब्रह्मा के वचन है, अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग ले लेना। इन नोट्स के अंदर से सारे क्वेश्चन, सारे कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे। देखो, हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है इकोनॉमिक्स का, उसका नाम है पब्लिक फाइनेंस, राइट। देखो है क्या ये चैप्टर, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन वो यूनिट्स अगर आप देखोगे ध्यान से, वो रिवॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के। पब्लिक फाइनेंस का मतलब ही ये होता है। अब जैसे सबसे पहले यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 1 में आपको बताया था, देखो फिस्कल फंक्शंस है ना। एक ओवरव्यू लेते हैं। आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है ना, और सरकार का काम क्या है? फिस्कल पॉलिसी बनाना। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हम अलग से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारा काम क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी। तो सरकार पर बेसिस केंद्रित रहेगा पूरा का पूरा यूनिट। अब देखो जी, सरकार जो है 3 काम करती है, आपको लिखवाया था। क्या करती है? ताकि बोरो करती है पैसा, पब्लिक वेलफेयर करती है, खर्चे करती है। तो कहीं ना कहीं ये 3 ऐसे काम होते हैं जो सरकार के एक्शंस हैं, है ना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार के 3 गोल्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो यहाँ से आता है किसी भी देश के लिए। देखो क्या है कि भैया ग्रोथ हो इकोनॉमी में, ठीक है, रोज़गार हो, एम्प्लॉयमेंट हो और प्राइस लेवल स्टेबल रहे। आप सिंपल लॉजिक ये समझो, कोई भी देश की सरकार क्या चाहेगी कि एक तो ग्रोथ होनी चाहिए, राइट, रोज़गार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, है ना, ऐसा ना हो जॉबलेस ग्रोथ हो जाए, और तीसरा हो स्टेबिलिटी रहे, जो सबसे बड़ा फंक्शन है कि भाई इन्फ्लेशन ना हो जाए, डिफ्लेशन ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो इन्हीं 3 चीज़ों को हम कह देते हैं भैया गोल्स हैं, सिंपल। दूसरा पॉइंट हमने करा था कि सरकार का रोल क्या है इकोनॉमिक सिस्टम में। तो देखो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, पहले तो वही पॉइंट, वो तो पुरानी बात है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को काम करने का मौका देता है। इकोनॉमी के अंदर क्या होती है? स्कैरसिटी होती है, जिस वजह से अपनी क्या होती हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, है ना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, जिसमें वो इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। तो ये तो पूरा चैप्टर 1 की कहानी हो गई। अब देखो शुरुआत होती है इस फिस्कल पॉलिसी की कि भैया एडम स्मिथ साहब जो थे, उनकी बातों से, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा फेवर करते थे, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करते थे। लेकिन उन्होंने बस ये बोला कि सरकार को 3 चीज़ों में अपना योगदान रखना चाहिए, या कुछ चीज़ों में अपना योगदान रखना चाहिए। नेशनल डिफेंस हो, जस्टिस सिस्टम हो, पब्लिक वर्क हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, इन चीज़ों में सरकार को रोल रखना चाहिए। फिर 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जैसा कि आप जानते हैं यूएस के अंदर भैया बहुत बुरे हालात हो गए, फ्लक्चुएशंस बहुत बढ़ गए। तब धीरे धीरे लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सरकार का रोल है, नहीं तो सरकार का रोल कोई समझता ही नहीं था। फिर ये रिचर्ड भाई आए, इन्होंने लिखी किताब बहुत ही बढ़िया, जो अपने एमसीक्यू में आ सकते। तो सारे हाईलाइटेड पॉइंट ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है। किताब का नाम थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, किताब का ईयर 1959। किताब में कहा गया 3 बातें जो इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए: रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अगर इनका मीनिंग समझ लिया ना, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरा यूनिट ही खत्म। देखो रिसोर्स एलोकेशन क्या है, सोचो भाई देश में रिसोर्सेज हैं, उन्हें इस तरह से एलोकेट करना है कि भाई बिल्कुल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, कोई वेस्टेज ना हो, रिसोर्स एफिशिएंटली लगे, रिसोर्स एलोकेशन। दूसरा क्या है? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। पुराना इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, अमीर से लेके गरीब को देना है, अमीर से लेके गरीब को देना है, ताकि भेदभाव कम हो, फेयरनेस। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, तो स्टेबलाइजेशन तो वो झूला कि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन। मीनिंग समझ गए तो पूरा आगे का देखो, अगला 5 मिनट यही बातें होंगी। तो एलोकेशन फंक्शन में क्या है? रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट करने, वेस्टेज कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, मतलब इनएफिशिएंसी कम हो। प्राइवेट सेक्टर, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर देखें तो कैपिटलिस्ट में डिमांड सप्लाई का रोल रहता है, पब्लिक गुड्स कम रहते हैं, मेरिट गुड कम रहते हैं। सोशलिस्ट में पब्लिक गुड्स ज़्यादा रहते हैं, मेरिट गुड्स ज़्यादा रहते हैं, सरकार डिसीजन लेती है ना। बाकी एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा होता है ना, लेकिन रियलिस्टिकली परफेक्ट मार्केट होते नहीं हैं। अब कुछ कारण होते हैं इनएफिशिएंट एलोकेशन के जो लिखवाए थे, वो भी सब नॉर्मल हैं कि भाई क्यों होता है इनएफिशिएंट एलोकेशन। मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है, मतलब इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन है, पब्लिक गुड्स की कमी है, मेरिट गुड्स की कमी है, कई बार एक्सटर्नलिटीज़ हो जाती हैं, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम होती है, मतलब इन सब कारणों की वजह से रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता।
फिर रिचर्ड ने क्या कहा कि भाई सरकार को थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए, सरकार का रोल इम्पॉर्टेंट है, सरकार को टैक्स लगाने चाहिए, देखना चाहिए किससे टैक्स ले, सरकार का रेवेन्यू कैसे हो रहा है, सरकार को सोशल गुड्स बनाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें रिचर्ड ने सिंपल कही। इसके अलावा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताए कि भैया गलत चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए, सरकार को कुछ लाइसेंसिंग करनी चाहिए। तो बस ये सब रिसोर्स एलोकेशन हो गया। दूसरा था अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो कुछ है ही नहीं, देखो क्या बताया था कि हमारा इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, एक तरफ बहुत ज़्यादा एक तरफ बहुत कम, रिच के पास बहुत ज़्यादा है, पुअर के पास बहुत कम। तो अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपने को रिच से लेना है और पुअर को देना है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगा दो, तो रिच से ज़्यादा टैक्स लेना है और सब्सिडीज़ दे दो, पुअर को असिस्टेंस देनी है। तो रिच से लो, पुअर को दो, सिंपल। तो इस फंक्शन का एम क्या है? देखो सिंपल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमें इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर करना है, इक्वालिटी ऑफ इनकम सबसे मेन कीवर्ड, बस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में मेन काम यही है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, टैक्स लगाती है सरकार, गरीबों को सस्ते दाम पे राशन देती है, एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन करती है, ये सब चीज़ें। एक छोटा सा टर्म है एफिशिएंसी और इक्विटी, क्या फ़र्क है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई रिच जो होता है वो एफिशिएंट है, वो अच्छे से काम कर रहा है, और इक्विटी मतलब पुअर को अपलिफ्ट करना है। तो ये एक ना कॉन्ट्रडिक्शन सा बन जाता है कई बार कि मतलब हम अगर रिच पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं ना, तो रिच सोचता है यार मैं क्यों इस देश में रहूँ, मैं इस देश छोड़ देता हूँ, ये तो मेरे से ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, है ना। तो ये कई बार एक थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है सरकार के लिए मुश्किल। अगर रिच को ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो फिर वो कहेंगे हम नहीं काम कर रहे हैं, वो चले जाएंगे, तो ये भी खतरा है। तो थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन बना सा रहता है। अच्छा, अगला फंक्शन था जी स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये कुछ भी नहीं है, झूला याद रखना है, लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें, राइट साइड की सारी चीज़ें बराबर बनी रहनी चाहिए। झूले में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो स्टेबिलिटी हो जाएगी ख़राब, सिंपल, है ना। तो ये कीन्स बाबू थे हमारे, जिन्होंने स्टेबिलिटी पर पूरी लंबी चौड़ी कहानियाँ दे भी रखी थी कि भाई आरबीआई भी ध्यान रखती है, सरकार भी ध्यान रखती है ना। अगर इन्फ्लेशन हो गया तो, डिफ्लेशन हो गया तो, बाकी स्टैगफ्लेशन भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कई बार कि अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और इन्फ्लेशन भी हो जाती है ना। बाकी मुद्दे की बात ये थी कि स्टेबलाइजेशन इशू जो है वो क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, ड्यू टू कॉन्टेजियन इफेक्ट। सर ये क्या होता है? अरे भाई फैलता है, एक देश में अगर हुआ तो दूसरे देश में भी चलता रहेगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बाकी कोविड के सिनेरियो की अगर देखो बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार ने क्या करा था मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए? इंटरेस्ट रेट कम, है ना। ऐसी फिस्कल पॉलिसी में सरकार ने क्या करा था? खर्चे बढ़ा दिए थे ताकि मनी सप्लाई बढ़े। तो इन चीज़ों को बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूँ, सरकार मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है, और अगर मनी सप्लाई कम करेगी तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना। फिर रिचर्ड एक नई टर्म लेकर आया, फिस्कल फेडरलिज्म। ये क्या था जी? इसने कहा रिचर्ड ने कि भैया देखो, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार की झोली में होनी चाहिए, कुछ राज्य सरकार की झोली में होनी चाहिए। अब इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी वो केंद्र को रखना चाहिए ध्यान, लेकिन ये जो रिसोर्स एलोकेशन है वो हर स्टेट अपना अपना देखता रहेगा, वो स्टेट को देना चाहिए, बस ये बोला था। बाकी ये लिस्ट है, ये तो ऐसे ही बस देख लेना। टैक्सेस सरकार स्टेट भी लगाती है, सेंट्रल भी लगाती है, तो जस्ट रीड कर लेना, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं था। फाइनेंस कमीशन क्या करता है वो सब कुछ बेसिक इसमें बातें थी, है ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे सरकार टैक्स लेती है, उस टैक्स का कलेक्शन का कुछ हिस्सा राज्य सरकार में बट जाता है। दो तरह के जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो बांटती है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड होता है तो फिर वो कॉमन बट जाता है, थोड़ा सा स्टेट में, थोड़ा सा केंद्र में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे फिस्कल पॉलिसी को लेकर, डेटा पॉइंट जो सिर्फ आप गो थ्रू कर लेना, एज सच इसमें अंडरस्टैंडिंग लेने वाली बातें कुछ नहीं है। इसी तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की, वो दे रखा है, ठीक है। चलो, तो यूनिट 1 तो इज ऑल अबाउट वो 3 जो अपने फंक्शंस हैं। यूनिट 2 जो है वो है मार्केट फेलियर को लेकर। मार्केट फेलियर क्या है? देखो, मार्केट फेलियर का सिंपल मतलब है या तो कंप्लीट या पार्शियल। इसका मतलब होता है कि भाई मार्केट वो प्रोडक्ट ही सप्लाई नहीं कर रहा जो चाहिए, है ना। तो कंप्लीट मार्केट फेलियर। और पार्शियल मार्केट फेलियर का मतलब है कि प्राइस थोड़ा गड़बड़ है, क्वांटिटी थोड़ी गड़बड़ है, तो वो पार्शियल मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर का मतलब ये है कि भाई जो ग्राहक चाह रहा है वो है नहीं, या जो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है वो कोई चाह नहीं रहा, है ना। तो कुछ भी को आप मार्केट फेलियर कह सकते हो। 4 कारण होते हैं मार्केट के फेल होने के। ख़त्म यूनिट। मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ये है क्या, बस ये देख लो। हालांकि सरकार इंटरवीन करती है। मार्केट पावर का मतलब तो ये है कि देखो, अब मान लो मैंने मोनोपोली बना ली, तो बस फिर तो मैं राजा,
जो मैं चाहूँगा वही होगा, मैं आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा और बाज़ार में फिर मतलब क्या होगा, फेलियर। आप तो सब प्रोडक्ट चाह रहे हो, मैं बेचूंगा ही नहीं या ज़्यादा दाम पे बेचूंगा। तो ये तो सिंपल है मार्केट पावर। दूसरी होती है एक्सटर्नलिटीज़, तरह तरह की हो सकती हैं, है ना। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। नुकसान है, कॉस्ट है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कह रहे हैं, फ़ायदा है तो हम कह रहे हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब एक्सटर्नलिटीज़ को हम स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ भी कह सकते हैं। अब प्रोडक्शन की अगर बात करें उस एंगल से समझें तो भाई देखो, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव। लेकिन हम धुआं निकाल रहे हैं, नेगेटिव। कंजम्पशन के हिसाब से बात करें, आप हेल्दी चीज़ों का सेवन कर रहे हो, पॉजिटिव। आप बुरी चीज़ों का सेवन कर रहे हो, नेगेटिव, है ना। तो एक्सटर्नलिटीज़ कैसे मार्केट फेलियर करती हैं। अब देखो, अगर हम बात करें धुएं की, है ना, तो धुआं जो है वो क्या है भैया, नुकसान तो पहुंचा ही रहे समाज को, है ना। लेकिन अब होता क्या है, क्या वो हम कहीं पे रिकॉर्ड कर पाते? नहीं। तो हम कहते हैं कि वो एक सोशल कॉस्ट है ना। प्राइवेट कॉस्ट मतलब ये कि भाई जो आप वेजेस दे रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसका खर्चा कर रहे हो। तो सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो प्राइवेट खर्चा है वो तो है ही है, साथ ही साथ आप समाज को जो नुकसान पहुंचा रहे हो, यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो वो नीली पट्टी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगी, वो याद रखना। ठीक है सर। इसके अलावा तीसरे थे कारण पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स ये क्या होता है अजी? पॉल ए सैमुअल्सन नाम के आदमी ने 1954 में किताब लिखी थी, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना। वो पहली बार पब्लिक गुड्स को लेकर आया था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। हाँ भैया, पार्क जो है वो पब्लिक गुड्स हैं, लेकिन उसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम है, कोई भी आ जाएगा। नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते हट बे मेरे बाप का पार्क है। नॉन राइवलरस, इसका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पार्क तो बेचारा अकेला है। लेकिन हाँ, प्राइवेट गुड्स में राइवलरस होता है, यार कोका कोला पीऊँ कि पेप्सी पीऊँ, राइवलरी होगी आपस में। इंडिविजिबिलिटी, डिवाइड कर नहीं सकते। मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नलिटीज़, हाँ इसमें यह कि एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते तो हैं कि बहुत सारे पार्क हों, अच्छा अच्छा लगे, ग्रीनरी हो, लेकिन प्रोड्यूसर कहाँ बना रहा है? पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड तो खुद ही मार्केट फेलियर है। रीज़न, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर कोई चाहता तो है पार्क बने, प्रोड्यूसर कह रहा है मैं क्यों बनाऊँ, पार्क में क्या फ़ायदा मेरा, तो वो मार्केट फेल हो जाता है। चौथा होता है जी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये तो मार्केट फेलियर के लिए बहुत बढ़िया है। एक डॉक्टर और सर्जन वाला एग्जांपल दिया था, आप सर्जरी कराने गए डॉक्टर के पास, है ना। अब आपकी तो डिमांड है यार सर्जरी करानी है, डॉक्टर जो है वो सप्लायर है, वो कह रहा है ठीक है मैं सर्जरी कर दूंगा। अब आपके पास जानकारी नहीं, डॉक्टर तो कह देगा 20 लाख रुपए लगेंगे जी, आपके पेट में सब गड़बड़ हो रही है। अब आप क्या ही करोगे? तो जब जानकारी की ही कमी होगी, है ना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा, तो मार्केट तो फेल होना ही है। फिर तो आपसे 10 रुपए के जो पेट दर्द की दवाई देकर काम हो सकता था, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लें, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मार्केट फेलियर होता है। तो हालांकि इसमें एक सीन होता है जिसको बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कई बार एक के पास ज़्यादा जानकारी होती है, दूसरे के पास कम, तो इसको बोल देते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, है ना। वो कुछ भी हो सकता है। बाकी इससे एडवर्स सिलेक्शन, यानी कि आप दूसरे का फ़ायदा उठा लेते हो, या मॉरल हैज़ार्ड। मॉरल हैज़ार्ड मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लो आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है, फिर तो आप रैश ड्राइविंग करोगे, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि यार अरे कोई नहीं, इंश्योरेंस तो है ही, देख लेंगे क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं मतलब मार्केट को फेल कर देती हैं, है ना। तो ये मतलब होता है। बाकी हाँ, सरकार देखो हर चीज़ में इंटरवीन भी करती है। मार्केट पावर को रिड्यूस करने के लिए देखो तरह तरह के लॉ बनाए हैं, ये तो जस्ट गो थ्रू कर लेना, है ना। एक्सटर्नलिटीज़ को भी करेक्ट करने के लिए सरकार बहुत कोशिशें करती है कि भैया यार डायरेक्टली भी कंट्रोल करती है, लॉ बनाती है, लाइसेंसिंग करती है, मार्केट बेस्ड तरह तरह की पॉलिसियाँ बनाई, जिसमें ACPU के तो एक पिग्यूवियन टैक्स की भी कहानी थी कि देखो बड़ा मुश्किल होता है ये डिटरमाइन करना कि हम किस पर टैक्स लगाएं, क्योंकि कई चीज़ें जो है काफ़ी इनइलास्टिक होती हैं, है ना। तो उस पर आप टैक्स भी लगा दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्कोहल, अब जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद लेगा। तो ये भी सब चीज़ें मतलब सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कैप एंड ट्रेड, इसमें सरकार ने कार्बन क्रेडिट्स को मतलब खरीदना बेचना, उसका ट्रेड करना भी अलाउ कर रखा था, एक कॉन्सेप्ट था, जस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब राइट साइड में देखो, अगर राइट साइड में बात करूं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को सरकार प्रमोट करती है कि यार अच्छे काम करो, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, है ना। सरकार कहती है कि अगर आप किसी SEZ में अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से सरकार मतलब प्रमोट करती है रिफॉरेस्टेशन को, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करो, एफॉरेस्टेशन को, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए मतलब सरकार कदम उठाती है। अच्छा, मैरिड गुड्स, ऑब्वियसली मैरिड गुड्स में सरकार ने देखो बहुत सी चीज़ें कंपलसरी कर रखी हैं। देखो ये इम्यूनाइजेशन करना है,
आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ेगा, है ना। एजुकेशन की सुविधा देती है सरकार। डीमेरिट गुड्स पे सरकार बैन लगाती है कहीं कहीं जगहों पर, या टैक्स ज़्यादा लगाती है, एडवर्टीजमेंट करती है कि ये बेकार चीज़ें हैं, या इनके प्रमोशन का एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करती है कि नहीं आप अल्कोहल का प्रमोशन नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी पब्लिक गुड्स में सरकार भी कोशिश करती है कि ठीक है जितना हो सके हम खुद पार्क रखें, चीज़ें बनाएं। सरकार लाइसेंस भी देती है बहुत सारे प्राइवेट फर्म को कि ठीक है यहाँ पर आप अच्छे काम करो, पब्लिक गुड्स बनाओ। तो कोशिश है सरकार की इंटरवीन करके थोड़ा बेहतर करने की। बाकी इसके अलावा प्राइस इंटरवेंशन भी करती है सरकार। देखो प्राइस फ्लोरिंग करती है, हाँ ना, हमने 11th में भी पढ़ा है। फार्मर्स के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए मिनिमम प्राइस लाती है, प्राइस सीलिंग भी करती है कई बार। तो प्राइसिंग के अंदर भी सरकार इंटरवीन करके मतलब मार्केट फेल होने से बचाती है। और इन्फॉर्मेशन में भी मार्केट को फेल होने से कैसे बचाती है सरकार, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेबलिंग को प्रमोट करती है, सेबी को कहती है कि भी सारी जानकारी दो। बाकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी और फेयरनेस को प्रमोट करती है, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेती है, गरीबों को फ़ायदा देती है, सेम पॉइंट। बस तो मार्केट फेलियर तो यूनिट आप समझो कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखो यूनिट 3, इसमें होता है बजट मेकिंग। अब ये सरकार के पूरे बजट से रिलेट करता है ना, कि भाई बजट बनाती है सरकार तो उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आधा तो आपको 12th क्लास याद आ जाएगा। देखो प्रोसेस में आपको क्या देखना है कि भाई बजट क्या है। हम एस्टिमेट लगाते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये तो हो गया अनुमान। बाकी ये प्रोसेस रटना है। देखो आर का सिंबल बना हुआ है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की कहानी का मेजर रोल नहीं है, एक फ्लो है, एक प्रोसेस है जो बजट मेकिंग में आपको रटना है ना। कीवर्ड्स देख लो, जैसे नीति आयोग होता है ना, दोनों हाउसेज में पास होना है, आर्टिकल 112, कुछ प्रोसीजर होते हैं। बाकी इसके अलावा प्री बजट कंसल्टेशन होता है, पहले बजट आने से पहले कंसल्ट किया जाता है ना। बाकी इसमें देखो अनुमान भी होते हैं, बजट एस्टीमेट्स होते हैं, साथ ही साथ रिवाइज्ड एस्टीमेट्स होते हैं, फिर बाद में एक्चुअल्स भी आते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देती हैं, 2 पार्ट्स में स्पीच आती है। पार्ट ए में सिचुएशंस पर बात होती है, पार्ट बी में मेजर्स और टैक्सेस पर बात होती है कि ये करेंगे, ऐसे टैक्स लगाएंगे, है ना। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स। कुछ और पुलिंदे होते हैं, उनकी लिस्ट है ये सब। इसके अलावा मेन मुद्दे की बात जो है, ये कैसे कैसे बिल पास होता है, ये राज्यसभा में, लोकसभा में। फिर एक जनरल डिस्कशन होता है, फिर सरकार अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है, कट मोशंस लगते हैं, है ना, कि कोई चेंजेस हो रहे हैं ये वो। फिर फाइनेंस बिल जो है वो बाकायदा पास होता है 75 दिनों के अंदर, और फिर वो रिकमेंडेशन पर जाता है। लास्ट के दिनों पर ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, गिलोटिंग, जिसके अंदर वोट होती है, प्रोसेस होता है वोटिंग का। फिर बस फाइनली बजट मतलब अप्रूव हो जाता है। अच्छा, सरकार का देखो अब यहाँ से सोर्सेज की रेवेन्यू कहाँ से होता है, तो मेन तो टैक्सेस हो गया, तो डायरेक्ट टैक्स का CBDT, इनडायरेक्ट टैक्स का CBIC, है ना। तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू होता है। इसके अलावा सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। अलग अलग कुछ जगहों से सरकार को बिना टैक्स के पैसा मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, ये सब। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करूं सरकार की, तो जो लाइबिलिटी बढ़ा रही हैं वो बोरोइंग्स वगैरह हो गई। नॉन कैपिटल रिसिप्ट्स या नॉन डेट रिसिप्ट्स मतलब जो एसेट्स कम करती हैं सरकार, कई बार अपने एसेट्स बेच देती है, कंपनियां बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा, सरकार के खर्चों के मैनेजमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कहते हैं। तो कई बार सरकार फालतू के खर्चे करती है, बेफिजूल के खर्चे करती है, तो उससे डेफिसिट हो जाता है, फिर सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है, डेट बर्डन बढ़ जाता है। तो खर्चों के भी खैर डिपार्टमेंट बना रखे हैं अलग अलग, जस्ट देखने हैं आपको नाम। बाकी अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2 तरह से खर्चा करती है। एक तो सीधे सीधे ये सरकार के खर्चे हो गए, और दूसरे नीले कलर वाले वो सरकार के स्कीम्स हैं, या जिसको सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है कि ठीक है ये स्कीम का खर्चा हम दे देंगे, स्पॉन्सर कर देती है। फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी होती है इसमें। डेट मतलब बोरोइंग, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। तो सरकार जो है वो बोरो करती है जी, ठीक है। तो सरकार बोरो करने के लिए क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है और बदले में कागज़ का टुकड़ा इशू कर देती है, जिसको बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सरकार का तरीका होता है ना। तो बेसिकली हमें डेट की मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी का ध्यान रखना है। तो कोशिश ये करनी है सरकार को कि कम से कम कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो, रिस्क मिटिगेशन मतलब कि रिस्क उसमें बहुत कम हो, और मार्केट डेवलप होता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहनी चाहिए। तो इसीलिए RBI की भी ड्यूटी लगती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी ड्यूटी लगती है, बजट डिवीज़न और
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी मतलब कुछ और लाइबिलिटीज़ को लेकर ड्यूटीज़ लगती हैं। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है, जस्ट आप स्टार पॉइंट से देख रहे हो, रीड कर सकते हो। कितना डेट है, कितना इसमें इंटरनल है, कितना एक्सटर्नल है, जीसेक मार्केट्स आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था, ये वो। अच्छा, फिर होता है सरकार के बजट का कॉन्सेप्ट। अब बजट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया बराबर है खर्चा और रिसिप्ट एस्टिमेटेड तो बैलेंस, खर्चा कम तो सरप्लस, खर्चा ज़्यादा तो डेफिसिट, है ना। तो ये तो सिंपल हो गई कहानी। बाकी बजट डेफिसिट क्या है, खर्चा ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है तो बजट डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, आर ई माइनस आर आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल डेफिसिट क्या है, वो बोरिंग्स को दिखाता है, जिसका फॉर्मूला है टी ई माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरिंग, या फिर आर डी प्लस सी ई माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरिंग। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट हटा दो तो वो बन गया प्राइमरी डेफिसिट। तो ये यूनिट में मेनली आपको डेफिसिट्स के बारे में, थोड़ा बहुत सरकार के एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स के बारे में मेनली पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, फिर जो इसका यूनिट होता है फिस्कल पॉलिसी, ये अगेन वही सेम, देखो सरकार की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अब सरकार इसमें किन 4 बातों का ध्यान रखती है, अगर आप ध्यान से देखो, पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का खर्चा, पब्लिक डेट मतलब सरकार की बोरिंग, पब्लिक डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सरकार जो है वो डेफिसिट की भरपाई कर रही है। तो ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में सब बातें कवर होती हैं, है ना। बाकी फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड साइड शो करती है, क्योंकि मतलब सरकार ये देखना चाहती है, सरकार जो खर्चे कर रही है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्वियसली देश में सरकार चाहती है एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्राइस स्टेबिलिटी रहे और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हमने पढ़ा था ना कि भाई खर्चे क्या हैं, तो C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो वही GDP है ना। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी 2 तरह की है। सरकार मनी सप्लाई अगर बढ़ाना चाह रही है, रिसेशन को कम करना चाह रही है, जो कोविड के टाइम पे करा, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और कभी कभी होता है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो सरकार फिर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाती है। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसमें सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है, टैक्स कम कर देती है, उसमें उल्टा कर देगी, उसमें टैक्स बढ़ा देगी, खर्चे कम कर देगी। तो ये सरकार के हथकंडे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट सारे वही हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे करंट वाले, मतलब रोज़मर्रा के, कैपिटल खर्चे, कोई भाई इन्वेस्ट वगैरह कर दिया, और ट्रांसफ़र पेमेंट तो मतलब ऐसे गिफ्ट्स विफ्ट्स, है ना। बाकी खर्चे बढ़ाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। टैक्स, ये भी आपको पता है 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टैक्स बढ़ा देगी तो डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में, टैक्स कम कर देगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल। पब्लिक डेट मतलब बोरो करती है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, तरह तरह के पब्लिक डेट के सरकार के पास हथकंडे हैं, मार्केट लोन या स्मॉल सेविंग्स, है ना। बाकी फंडा अपने को ये याद रखना है, अगर सरकार बोरो ज़्यादा करती है, पब्लिक डेट बढ़ा देती है, तो डिमांड कम हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना, पब्लिक से पैसा ले लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, ये रीड कर लेना, कई बार आ जाता है। एक तो बजट, वो तो सेम हो गया। बैलेंस्ड बजट मतलब बराबर है सब कुछ। सरप्लस बजट का मतलब है लीकेज ज़्यादा है ना, खर्चा जो है सरकार कम कर रही है। और डेफिसिट बजट मतलब खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो इसका मतलब लीकेज कम है। फिजिकल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक सिंपल है कि भाई सरकार क्या चाहती है कि हम सब कुछ अच्छा करें, ज़्यादा अच्छी सप्लाई प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, रोड अच्छे हों, प्रोविजंस बनाएं पब्लिक गुड्स के लिए, है ना। तो ये सब सरकार के कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं। बाकी फिजिकल पॉलिसी में सरकार और क्या करती है, इनइक्वालिटी कम करने के लिए ध्यान रखती है। तो डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव सिस्टम है, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कुछ चीज़ों पर ज़्यादा, कुछ चीज़ों पर कम है। और इसके अलावा भी सरकार अलग अलग मेजर करती है ताकि जो है मतलब एक बैलेंस बना रहे, गरीबों का वेलफेयर हो और अमीरों पे टैक्स ज़्यादा लग जाए। फिजिकल पॉलिसी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लैग्स है मेनली, तो एग्जाम में आने वाले। रिकग्निशन लैग, भाई डेटा नहीं मिल पाता ढंग से। डिसीजन लैग, डिले हो गया। इम्प्लीमेंटेशन लैग, कि भाई कुछ भी पॉलिसी ला रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है। इम्पैक्ट लैग, भाई उसका परिणाम एकदम थोड़ी ना हो जाएगा, तो टाइम लगेगा। कुछ और भी हमारे मतलब लिमिटेशन हो सकते हैं। कई बार सरकार के लिए बहुत प्रैक्टिकली मुश्किल होता है खर्चे करना। कई बार ट्रेड साइकिल ऐसी होती है कि जो आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाती। जैसे भाई हमें हाईवे बनाना है, लेकिन हाईवे का काम ही 3 साल से लटका हुआ है, तो भाई अब ये तो बेकार हो गई बात, है ना। इसी तरह कई बार लोग कहते हैं इकोनॉमिस्ट की भाई इससे डिसइंसेंटिव होते हैं, आप ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो प्रोड्यूसर बेचारा नाराज़ हो जाएगा। और धीरे धीरे सरकार पर डेट का बर्डन बढ़ता रहता है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि धीरे धीरे सरकार मान लो अपना खर्चा तो बढ़ा रही है,
तो उससे इतना खर्चा बढ़ा लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एक तरह से मतलब स्पेंडिंग कम हो जाती है, ये वो हट धीरे धीरे उसका कह सकते हो इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। हाँ, एक बहुत ही इसमें क्लासिक पॉइंट था, वो देख लो कि डीप रिसेशन के दौरान क्राउडिंग आउट इज़ लाइकली टू हैपन, है ना, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो वैसे ही कम हो जाती है, प्राइवेट वाला तो वैसे ही नहीं कर रहा होता। तो जब रिसेशन का दौर आता है ना, तो फिर बेचारी सरकार ही सोचती है यार अब तो हमें ही खर्चा करना पड़ेगा, प्राइवेट वाला तो बेचारा कुछ नहीं करता खर्चे, तो वो ऑटोमेटिकली क्राउडिंग आउट का मतलब वो बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। तो ये इसमें मेन चीज़ होती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम है, देख लो। तो बस तो 25 मिनट का खेला है मेरे भाइयों चैप्टर 7 का। इसकी 3 रीडिंग ले लेना, आज आपके 8 नंबर कंफर्म्ड हो जाएंगे। पीले नीले जितने इसमें कलर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में यही करना था, बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।